नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय बैंक संकट के बारे में। इसके कारण, प्रभाव और संभावित समाधान क्या हैं, आइए जानते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि जिस बैंक में आप अपनी जिंदगी की कमाई रखते हैं, वो बैंक एक दिन अचानक बंद हो सकता है। एटीएम काम करना बंद, पैसे निकालने की लिमिट, और लोग अपने ही पैसों के लिए सड़कों पर आ जाएं तो कैसा लगेगा? क्या ये सिर्फ फिल्मों में होता है? नहीं, इंडिया में भी कई बड़े बैंक क्राइसिस का शिकार हो चुके हैं। यस बैंक, पीएमसी बैंक और लक्ष्मी बैंक जैसे नाम इसके उदाहरण हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो हम सबकी जेब, हमारी बचत और देश के भविष्य से जुड़ा है। हम बात कर रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में आ रहे उन विशाल और अभूतपूर्व मैक्रो इकोनॉमिक बदलावों की जो पूरे देश के फाइनेंशियल सिस्टम को हिलाकर रख रहे हैं। सच कहूं तो हमारी अर्थव्यवस्था इस वक्त एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन थोड़े मुश्किल मोड़ पर खड़ी है। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधा डेटा में गोता लगाते हैं और समझते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। अब जरा इस स्थिति की कल्पना कीजिए, ऐसा क्यों हो रहा है कि एक तरफ तो विदेशी पैसा हमारे भारतीय बैंकों में धड़ल्ले से आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हमारी अपनी ही लोकल ब्रांचेस और संस्थाओं पर ताले लग रहे हैं। है ना अजीब बात? ये आज के बैंकिंग सिस्टम का सबसे बड़ा विरोधाभास है। एक ही समय में ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हो रही हैं और यही हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है, तो चलिए इस पूरी गुत्थी को स्टेप बाय स्टेप सुलझाते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे बैंकिंग सेक्टर की इस दोहरी सच्चाई को, फिर बात करेंगे रिजर्व बैंक के सफाई अभियान की, उसके बाद महंगाई और सरकारी उधारी का कनेक्शन समझेंगे, फिर देखेंगे कमजोर होते रुपए का असर, और आखिर में बात करेंगे कि इस सबसे बाहर निकलकर आर्थिक स्थिरता कैसे मिल सकती है। तो चलिए अपने पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, बैंकिंग सेक्टर की दोहरी सच्चाई। ये विरोधाभास वाकई में चौंकाने वाला है। एक तरफ आप देखिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई की बाढ़ सी आई हुई है। उदाहरण के लिए एमिरेट्स एनबीडी आरबीएल बैंक में $600 मिलियन का बड़ा निवेश कर रहा है। वहीं जापान का एसएमबीसी येस बैंक में लगभग $1.5 बिलियन लगा रहा है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे बैंकों पर गजब का भरोसा दिखाया जा रहा है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। ठीक इसी वक्त रिजर्व बैंक ने 150 लोकल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यानी एनबीएफसी के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। तो देखिए, एक तरफ अथाह वैश्विक भरोसा और दूसरी तरफ स्थानीय स्तर पर वित्तीय संकट। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई, जब लोकल लेवल पर इतनी दिक्कत है तो विदेशी पैसा आ क्यों रहा है? इसका सीधा जवाब आपको इस चार्ट में मिलेगा। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी एनपीए का गिरना। एक समय था जब खराब लोन का ये आंकड़ा 12% के खतरनाक स्तर को छू रहा था, लेकिन आज ये गिरकर लगभग 3% के आसपास आ गया है। ये एक बहुत बहुत बड़ी रिकवरी है। विदेशी संस्थागत निवेशकों को हमारे टॉप टियर बैंकों की बैलेंस शीट में यही मजबूती और स्थिरता नजर आ रही है। खैर, अब आते हैं अपने दूसरे विषय पर, आरबीआई का आक्रामक सफाई अभियान। अब सवाल ये है कि आखिर रिजर्व बैंक लोकल संस्थाओं पर इतनी सख्ती कर क्यों रहा है? देखिए, इसके पीछे बहुत ही ठोस कारण है। इन संस्थाओं में केवाईसी नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही थी। बिना हिसाब किताब के शैडो और म्यूल अकाउंट्स बनाए जा रहे थे। इसके अलावा कई बैंकों के पास विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए पर्याप्त पैसा तक नहीं बचा था। कुल मिलाकर एक तरह की विनियामक अनुशासनहीनता और धोखाधड़ी का माहौल बन गया था। अभी हाल ही में सामने आया 122 करोड़ रुपए का कोऑपरेटिव बैंक घोटाला इसका एक जीता जागता उदाहरण है। इसी अंधेरगर्दी को रोकने के लिए आरबीआई को ये कड़े कदम उठाने पड़े। लेकिन इन सब के बीच एक आम इंसान की गाढ़ी कमाई का क्या? ये 5 लाख रुपए का आंकड़ा हम सबके लिए बहुत मायने रखता है। ये डीआईसीजीसी द्वारा तय की गई डिपॉजिट इंश्योरेंस की लिमिट है। मतलब भगवान ना करे अगर कोई बैंक डूब भी जाता है तो इस लिमिट के तहत आपका 5 लाख रुपए तक का पैसा पूरी तरह सुरक्षित है। ये नियम सीधे तौर पर आम लोगों को एक बड़ी राहत और सुरक्षा की गारंटी देता है। चलिए अब जरा तस्वीर को थोड़ा बड़ा करते हैं और अपने तीसरे पॉइंट पर आते हैं, महंगाई और सरकारी उधारी। ये कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं, आइए समझते हैं। ये टर्म सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत सीधा है। जब राज्य सरकारें बहुत ज्यादा खर्च करती हैं तो उन्हें मार्केट से उधार लेना पड़ता है। इस उधारी को कवर करने के लिए केंद्रीय बैंक सिस्टम में एक्स्ट्रा पैसा डालता है। अब इसका सीधा सा अर्थशास्त्र समझिए। सिस्टम में पैसा बहुत ज्यादा आ गया है लेकिन सामान कम है, यानी बहुत सारा पैसा बहुत कम चीजों का पीछा कर रहा है, और बस बिल्कुल यहीं से महंगाई की आग भड़कती है।
अर्थशास्त्र में एक बहुत ही मशहूर और गहरी बात कही गई है। मुद्रास्फीति बिना प्रतिनिधित्व के कराधान है, यानी इन्फ्लेशन एक तरह का टैक्स है। जरा सोचिए, जब महंगाई तेजी से बढ़ रही हो और आपके बैंक में रखे पैसों पर मिलने वाला ब्याज उस रफ्तार से न बढ़े, तो असल में आपके पैसों की वैल्यू कम हो रही है। इसे नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट कहते हैं। ये एक अदृश्य टैक्स की तरह है, जो बिना किसी शोर शराबे के चुपचाप मिडिल क्लास की बचत को दीमक की तरह खा जाता है। और इस बात का सबूत इन आंकड़ों में साफ दिखाई दे रहा है। भारत की जो घरेलू बचत दर है वो गिरकर 30% की ओर जा रही है, जबकि उसी दौरान राज्य सरकारों की उधारी आसमान छू रही है। अब आप खुद सोचिए, एक तरफ हमारी बचत कम हो रही है और दूसरी तरफ सरकार का खर्च और कर्ज बढ़ रहा है। ये दोनों चीजें मिलकर पूरी अर्थव्यवस्था पर एक ऐसा प्रेशर कुकर वाला दबाव बना रही हैं जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब जाहिर सी बात है, इस सब का असर हमारी करेंसी पर तो पड़ेगा ही। तो आइए चौथे पॉइंट पर चलते हैं, कमजोर होता भारतीय रुपया। डॉलर के मुकाबले रुपये का 100 के इस मनोवैज्ञानिक आंकड़े की तरफ बढ़ना सिर्फ एक गणित का नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा आर्थिक झटका है। और ये सिर्फ हमारे घरेलू कारणों से नहीं हो रहा है। दुनिया भर में चल रहे संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की आसमान छूती कीमतों ने आग में घी का काम किया है। इस कमजोरी का सीधा असर हमारी पूरी अर्थव्यवस्था पर महसूस किया जा रहा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब रुपया कमजोर होता है तो सबका नुकसान नहीं होता। अर्थव्यवस्था में कुछ साफ तौर पर विनर्स होते हैं और कुछ लूजर्स। उदाहरण के लिए टूरिज्म सेक्टर को फायदा होता है क्योंकि विदेशियों के लिए भारत आना सस्ता हो जाता है। IT एक्सपोर्टर्स और जो लोग विदेश से घर पैसा भेजते हैं उन्हें भी फायदा होता है। लेकिन दूसरी तरफ जो बिजनेस बाहर से सामान मंगाते हैं, ऑटो सेक्टर, विदेश में पढ़ने वाले छात्र और सबसे अहम महंगाई की मार झेलने वाले हम और आप जैसे आम लोग इस कमजोर रुपए का सबसे बड़ा नुकसान उठाते हैं। तो सवाल ये है कि क्या इसका कोई समाधान है? यही है हमारा पांचवा और आखिरी पॉइंट, आर्थिक स्थिरता का मार्ग। देखिए, इस मुश्किल स्थिति से बाहर निकलने के लिए विशेषज्ञों ने कुछ कड़े आर्थिक कदमों का सुझाव दिया है। इन्हें आप इकोनॉमिक ट्रेड ऑफ्स कह सकते हैं। इसमें सबसे पहला है पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी को कम करना, ताकि लोगों को महंगाई से कुछ फौरी राहत मिले। दूसरा, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर पैसा खर्च करना कम करना होगा जिनका इस्तेमाल ना के बराबर हो रहा है, जैसे कि कुछ रीजनल एयरपोर्ट्स। इसके अलावा राजनीति से प्रेरित होकर जो बिना शर्त मुफ्त योजनाएं बांटी जाती हैं, उन पर लगाम लगाना जरूरी है। और आखिर में रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाकर आयातित तेल पर अपनी निर्भरता को कम करना। ये सभी उपाय सुनने में कड़वी दवा जैसे लग सकते हैं, लेकिन रुपए को संभालने और महंगाई को रोकने के लिए शायद यही एकमात्र रास्ता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। ये सारे डेटा और ट्रेंड्स देखने के बाद मैं आपको एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। क्या हमारी अर्थव्यवस्था इन तमाम विशाल दबावों के अनुकूल खुद को सफलतापूर्वक ढाल लेगी, या फिर क्या ये किसी बहुत बड़े और लंबे समय तक चलने वाले वित्तीय संकट के शुरुआती संकेत हैं? इस बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि इसका सीधा असर हमारे और आपके भविष्य पर पड़ने वाला है। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।